हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा। आप सभी का स्वागत है न्यू सेशन में। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान में अधिकार। ये वीडियो का पार्ट 5 है जिसमें हम 4 क्वेश्चंस करेंगे। पीछे जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं उन सब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा और इवन चैप्टर नंबर 1 के लिंक प्लस नोट्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज वीडियो में हम 4 क्वेश्चंस करेंगे। 4 क्वेश्चन इस तरीके से हैं। पहला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, याद रखना। 6 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा, 44वें संशोधन के कारण संपत्ति के अधिकार में क्या अंतर आया। इस बात की नॉलेज हमें होनी चाहिए। इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए डंके की चोट पर ये बात मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा ब्रशेस लगा हुआ है दांतों के अंदर, तार, जिससे बोलने की दिक्कत हो रही है। फिर भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बात पूरी समझ में आए। देख लो, इस हालत में भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारा, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं में से किन्हीं 4 को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 होगा हमारा, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉलेज होनी चाहिए। 50-50% कहूंगा एग्जाम में आने की। लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, अधिकार क्या है, अधिकारों के महत्व का वर्णन करो। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन जिसको हम आगे भी वीडियो में करेंगे। सारी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखता रहेगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर है, यह अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तरफ आप लोग देख रहे हैं मौलिक अधिकार और दूसरी तरफ देख रहे हैं आप लोग नीति निर्देशक सिद्धांत। सबके एक एक पॉइंट अच्छे से बताता चला जाऊंगा, आप लोगों को समझते रहना है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखवाया हुआ है मैंने, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मौलिक अधिकार का पहला पॉइंट कह रहा है कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी कि मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर बात की जाए तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आप लोगों को मालूम ही है, जो हमारा संविधान है उस संविधान को बनाने में हमने विभिन्न देशों से जो अच्छी कानून थे, रूल रेगुलेशंस थे, उनको हमने अपने संविधान में ऐड किया हुआ है। तो याद रखना, मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत को। सेकंड पॉइंट कह रहा है, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। और नेक्स्ट दूसरी तरफ कह रहा है, इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। सिंपल, ये दो जो लाइन है, 2 पॉइंट्स जो हैं, ये लिखनी है आंसर में आपको, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 मौलिक अधिकार का कह रहा है, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। लागू कराने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ऐसी बात क्यों बोल रहा है लागू कराने के लिए? अगर सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाए, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाए, तो नागरिक सरकार के खिलाफ न्यायालय में अपील कर सकता है। इसलिए उस यानी कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए, अपने मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए, न्याय पाने के लिए सरकार से, कानून से अपील कर सकता है, यानी कि कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता है। इसलिए ये बात कही जा रही है कि इसे
लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इधर आ जाओ आप। कह रहे कि इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। इसे न्यायालय नहीं जाया जा सकता। वो क्यों? पीछे पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को समझाया था, फिर भी आप लोग सुने। वो इसलिए क्योंकि मौलिक अधिकार जो होते हैं ना, हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं वो संविधान में लोगों को मिले हुए हैं, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत बोलता है कि ये चीज़ें भी होनी चाहिए। यानी कि मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कुछ सुविधाएं हैं जो नागरिकों को मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए सरकार से आग्रह किया जाता है कि आप नियम कानून बनाते समय इन बातों का भी ध्यान रखें। अब सरकार उसको लागू करे या ध्यान रखे या ना रखे, ये पूरी तरीके से सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए कह रहा है पॉइंट नंबर 3 कि इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। फिर से एग्जांपल देता हूँ कि भैया नीति निर्देशक तत्व से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको लेकर हमने सरकार से आग्रह किया कि आपको इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। सरकार ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब हम सरकार के खिलाफ न्यायालय में दरवाज़ा खटखटा बिल्कुल नहीं सकते कि आपको ये लागू करना ही पड़ेगा, नहीं। इसलिए कहा जा रहा है, थर्ड पॉइंट याद रखना, कि इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि ये व्यक्तियों के अधिकार के लिए है। मौलिक अधिकार क्या है? व्यक्तियों के अधिकार के लिए, हमारे अधिकार के लिए। और नीति निर्देशक का पॉइंट नंबर 4, ये समाज की भलाई के लिए है। समाज की भलाई के लिए है। फिर एक्सप्लेन करता हूँ। 4 पॉइंट कह रहा है कि व्यक्तियों के अधिकार के लिए। मैंने पहले ही बताया, ऊपर ही बताया कि संविधान में मौलिक अधिकारों को लिखा गया है कि ये अधिकार व्यक्तियों के लिए है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये कहा जाता है कि भैया मौलिक अधिकारों के अलावा इनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान रखना चाहिए यानी कि समाज की भलाई के लिए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए कह रहा है कि ये समाज की भलाई के लिए है। आइए पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। सही बात है, संविधान में लिखे हुए हैं मौलिक अधिकार, तो कानूनी मान्यता इनको मिली हुई है। यहाँ पे कह रहा है इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। देख लो, राजनीतिक मान्यता। मैंने ऊपर के पॉइंट्स पे बताया ना कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि आप इन बातों का भी ध्यान रखें। किस लिए? समाज की भलाई के लिए। अब सरकार उसको लागू करे, ध्यान रखे या ना रखे, इसलिए कहा जा रहा है कि इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। यानी कि राजनेता उसको मान लेते हैं तो मान्यता मिल गई, अगर नहीं मानते तो मान्यता नहीं मिली। पॉइंट नंबर 6, ये सरकार के महत्व को घटाता है। इस पॉइंट को समझना। मौलिक अधिकार, अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि मौलिक अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है, यानी कि व्यक्तियों को मिला हुआ मौलिक अधिकार वो व्यक्तियों का है, यानी कि जनता का है, और उस मौलिक अधिकार में सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर करेगी तो एक आम नागरिक भी सरकार के खिलाफ न्यायालय में दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो हम कह सकते हैं ना, यहाँ पे जो सरकार है वो उसका जो पलड़ा है थोड़ा कम हुआ। इसलिए कह रहा है कि ये सरकार के महत्व को कम करता है। क्या? मौलिक अधिकार। यहाँ भी आओ, नीति निर्देशक सिद्धांत में कह रहा है कि ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। याद रखना, पॉइंट को ध्यान समझना, अधिकारों को बढ़ाता है। भाई अब अधिकारों को कैसे बढ़ाता है? फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने
कोई नियम और कानून लागू किया जो मौलिक अधिकारों के तहत है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी नियम और कानून बनाए तो जो 5 किस्म के नियम कानून लागू किए गए मौलिक अधिकार के तहत, लेकिन क्या हुआ कि उसके अंदर नीति निदेशक के कुछ तत्व ऐड किए गए समाज की भलाई को देखते हुए। तो उसके अंदर 4 रूल्स और ऐड करने पड़े समाज की भलाई को देखते हुए। तो अब रूल रेगुलेशंस कितने हो गए? 9। तो क्या हो गया? कार्यभार बढ़ गया, यानी कि जो कर्मचारी 5 रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते, अब उन्हीं अधिकारियों को 9 रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। बस ये एक एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ, एग्जाम्पल है नहीं, है बस एक समझाने का तरीका है जो आपको समझा रहा हूँ कि नीति निर्देशक सिद्धांत जब जुड़ जाता है किसी कार्य के अंदर तो कार्य क्या होता है? बढ़ जाता है। मौलिक अधिकार तो हैं ही, लेकिन उन मौलिक अधिकारों के अंदर नीति निर्देशक सिद्धांत के कुछ तत्व ऐड हो गए तो कार्यभार क्या हो गया? बढ़ गया। बस इतनी बात ही समझाने की। पॉइंट नंबर 7 और आखिरी मौलिक अधिकार का कह रहा है कि ये अधिकार नागरिकों को स्वयं प्राप्त होते हैं, स्वयं अपने आप। ये अधिकार नागरिकों को स्वयं प्राप्त होते हैं। एक जैसे बच्चे ने जन्म लिया ना, जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया भारत की भूमि पे, उसको भारत की नागरिकता मिल गई, ठीक है। जैसे वो 18 साल की उसको आयु प्राप्त की, राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो गया उसको। यानी कि भारत के सारे संविधान के अंदर जो जो सुविधाएं लिखी गई हैं उस व्यक्ति के लिए, वो सारी की सारी उसको मिल गई। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भी हैं, तो मौलिक अधिकार भी उस व्यक्ति को मिल गए अपने आप। उसको मौलिक अधिकारों के लिए किसी प्रकार का कोई आंदोलन या झगड़ा करना नहीं पड़ा। इसलिए पॉइंट कहा जा रहा है कि ये अधिकार नागरिक को स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। ये लास्ट पॉइंट कह रहा है कि ये राज्य के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ऊपर से बोलता आ रहा हूँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि सरकार से आग्रह किया जाता है कि आप इन तत्वों को के बारे में भी सोचें, इनके ऊपर काम करें। जब सरकार उन पे काम करती है तो उसको मान्यता प्राप्त हो जाती है। तभी ये बात कह रहा है, ये सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। यानी कि नीति निर्देशक तत्व में जो तत्व हैं उनको सरकार ने जब लागू किया तभी जनता को वो प्राप्त हुए, अदरवाइज वो प्राप्त नहीं होते। तो ये डिफरेंस था मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगा एग्जाम के अंदर 6 मार्क्स का कहीं भी नहीं गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 110%। मेरे नोट्स के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले अगर मैं कहूँगा कि याद करने के लिए, समझने के लिए, तो इस क्वेश्चन को कहूँगा नंबर 1 पे इसको अच्छे से पहले याद जरूर करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखना आप लोग, बहुत ही सटीक में आंसर बताता हुआ चला जाऊंगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि 44वें संशोधन के कारण संपत्ति के अधिकार में क्या अंतर आया। क्वेश्चन को ध्यान समझना। कह रहा है कि 44वें संशोधन के कारण, अब ये 44वां संशोधन है तो है क्या, ये वर्ड ऐसा बोल क्यों गया 44वां संशोधन, यानी कि गिनती से ही स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 10 20 40 41 42 43 और 44, यानी कि इससे पहले 43 संशोधन हो चुके हैं। संशोधन का मतलब पहले समझ लो, जब हम संविधान के अंदर किसी प्रकार की चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन के ऊपर आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे हो, समझाने के लिए मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा संविधान है, संविधान के अंदर ये रूल्स लिखा हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि नहीं यार, ये कितने रूल्स हैं, 1 2 3 4 5 रूल्स हैं, नहीं
अब इस रूल्स के अंदर ना हमें इन 2 रूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाकी जो 3 रूल्स है ना, इससे काम चल जाएगा। इन रूल्स को काट दो, ख़त्म कर दो। तो हमने क्या किया? संशोधन किया। क्या किया? संशोधन किया। और एक और चीज़, ये हमारा क्या है? संविधान। ये सारे रूल्स लिखे हुए 1 2 3 4 5, मतलब 5 लाइन है, इसलिए मैं 5 लाइन 5 रूल्स बोल रहा हूँ। लेकिन हमने कहा कि नहीं, इसके अंदर 2 ऐड करो, एक ये ऐड कर दो और एक ये ऐड कर दो इस नियम के अंदर। तो हमने क्या किया? संशोधन किया। यानी कि संविधान में जब कुछ कट किया जाता है या कुछ ऐड किया जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है संशोधन। तभी कह रहा है वो 44वें संशोधन के कारण। समझ में आ गया होगा संशोधन वर्ड का मतलब। तो 44वें संशोधन के कारण संपत्ति के अधिकार में क्या अंतर आया? संपत्ति के अधिकार में क्या अंतर आया? आंसर ध्यान सुनना, बहुत ही इजी तरीके से लिखवाया हुआ, समझ में आ जाएगा। संशोधन का मतलब आप लोगों को मालूम चली गया होगा। कह रहा है जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा, 44वें यहाँ पे भी लिखना था, ठीक है, 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। मौलिक अधिकारों की सूची से क्या कर दिया गया? हटा दिया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ। मैं मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार बोल रहा हूँ ना। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। लेकिन संपत्ति का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया 44वें संशोधन द्वारा सन 1978 में इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किसमें से? मौलिक अधिकारों की सूची में से इस अधिकार को निकाल के साइड कर दिया गया। आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। आगे कह रहा है इस प्रकार अब संपत्ति का अधिकार एक साधारण अधिकार के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी कि जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तो वो क्या था? एक विशेष अधिकार था एक नागरिक के लिए। लेकिन जब मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया तो वो क्या बन गया? एक साधारण कानून, यानी कि साधारण अधिकार बन गया। समझ में आ गई होगी बात अच्छे तरीके से। आगे कह रहे हैं, लाइन को फिर से रिपीट करके कनेक्ट करता हूँ। कह रहा है कि इस प्रकार, यहाँ से, इस प्रकार अब संपत्ति का अधिकार एक साधारण अधिकार में परिवर्तित हो गया, जिसका संरक्षण अब देश का साधारण कानून करता है। मौलिक अधिकार नहीं, साधारण कानून करता है। यदि कोई विधानमंडल ऐसा कोई कानून बनाता है जिससे कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित हो जाता है, तो राज्य उसे कोई मुआवजा नहीं देगा और उसे न्यायालय में जाने की भी कोई अधिकार नहीं होगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल नोटबंदी देख लो। सरकार ने नोट बंद कर दिए। अगर ये संपत्ति का अधिकार अलग अगर मौलिक अधिकार होता तो सरकार किसी भी कीमत पे नोट बंद नहीं कर पाती, क्योंकि भैया ये लोगों का मौलिक अधिकार है और वो संपत्ति कहाँ से कमा रहा है कहाँ से नहीं कमा रहा है वो सरकार पूछ ही नहीं सकती। लेकिन अब भाई संपत्ति का अधिकार क्या है? एक सामान्य अधिकार है। तो सरकार ने नोट बंद कर दिए, तो क्या किसी के पास दम था कि सरकार से आवाज़ उठा सके कि भैया तूने काम क्यों किया? नहीं करना चाहिए, ये मेरी संपत्ति वेस्ट हो गई, खराब हो गई, मैंने जितनी भी अर्जित की थी संपत्ति वो क्या हो गई? खराब हो गई? बिल्कुल नहीं। इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और ये बन गया क्या? एक सामान्य अधिकार बन गया। और सामान्य अधिकार बनने के कारण अब देश का कानून, देश का
नॉर्मल कानून, देश का नॉर्मल कानून, सामान्य कानून इसकी देखरेख करता है। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ पे तक बात समझ में आ गई होगी संपत्ति के अधिकार के बारे में। ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ क्योंकि मालूम चलना चाहिए कि यार हम जो पढ़ रहे हैं वो बस याद करने के लिए नहीं, समझने के लिए भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, आंसर को फिर से रिपीट कर देता हूँ। जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया। इस प्रकार अब संपत्ति का अधिकार एक साधारण अधिकार में परिवर्तित हो गया, जिसका संरक्षण अब देश का साधारण कानून करता है। यदि कोई विधानमंडल ऐसा कोई कानून बनाता है जिससे कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित हो जाता है तो राज्य उसे कोई मुआवजा नहीं देगा और उसे न्यायालय में जाने का भी कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। बहुत ही इजी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब मैं जो मौलिक अधिकार बोल रहा हूँ, 6 मौलिक अधिकार आपको नीचे देखने को मिलेंगे, आपके 6 मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अनुच्छेद 19 में वर्णित यानी कि अनुच्छेद 19 में लिखे गए हैं कुछ, तो अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं में से किन्हीं 4 को समझाइए कि अनुच्छेद 19 में कौन कौन से अधिकार लिखे गए हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 6 लिखे हुए हैं। कह रहा है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अच्छा, मैंने इससे पहले एक मौलिक अधिकार जो वर्ड यूज कर दिया था वो प्लीज गलती से फ्लो में निकल गया था, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी हम भाषण दे सकते हैं। और अभिव्यक्ति का मतलब अगर किसी व्यक्ति को नहीं मालूम, किसी स्टूडेंट को नहीं मालूम तो सुन लो, मैं अपने विचार तुम पे रख रहा हूँ ना, तुम अपने दोस्त से बातचीत करते हो, अपने विचार उसको समझाते हो, देते हो, वो आपको अपने विचार देता है, तो क्या कर रहे हो आप एक दूसरे के साथ अभिव्यक्ति कर रहे हो। ठीक है, दूसरा संघ समिति बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा सभा करने की स्वतंत्रता। पहले संघ समिति बनाने की जो स्वतंत्रता है, इसका बड़ा एग्जाम्पल जो आप लोगों की नज़र में होगा, 6 साल पहले आम आदमी पार्टी के बारे में किसी ने भी नहीं सुना था, लेकिन ये संघ बन के आज एक पार्टी के रूप में है। तो ये मैंने बड़ा एग्जाम्पल दे दिया, कोई भी संघ आदमी देश के अंदर बना सकता है। इस प्रकार की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। ठीक है, तो तीसरा है सभा करने की स्वतंत्रता। चौथा भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत का नागरिक भारत के अंदर कहीं भी आ जा सकता है। ठीक है, चौथा। पांचवा है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, भारत का नागरिक किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय अपना सकता है, बस वो लीगल होना चाहिए, इनलीगल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पांचवा भारत में किसी भी भाग में रहने तथा बसने की स्वतंत्रता, किसी भी भाग में वो रह सकता है, बच सकता है, किसी भी राज्य में वो अपना व्यवसाय गुजर बसर कर सकता है। ये हमारे 6 प्रकार के स्वतंत्रताएं हैं जो अनुच्छेद 19 में लिखे गए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, कुछ पॉइंट नीचे दिया हुआ है। कह रहा है कि 44वें संशोधन से पूर्व अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, परंतु 44वें में बार मैंने ना में लिख दिया है, 44वें में संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19 में संशोधन कर संपत्ति प्राप्त करने, रखने तथा बेचने की स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। कंफ्यूजन होगी क्रिएट, इस लाइन को मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ठीक है, कह रहा है 44वें संशोधन से पूर्व अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, परंतु 44वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19 में संशोधन करके, अनुच्छेद 19 के अंदर संशोधन करके
संपत्ति प्राप्त करने, रखने तथा बेचने की स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब एक व्यक्ति कोई संपत्ति खरीदता है, बेचता है, रखता है, तो उसका ब्यौरा उस व्यक्ति के पास होना चाहिए कि अगर खरीदी तो भैया किन पैसों से खरीदी, 2 नंबर के पैसों से खरीदी या 1 नंबर के पैसों से खरीदी, बेच रहा है, यानी कि ब्यौरा, अब ब्यौरा होना चाहिए एक व्यक्ति के पास। पहले किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी, लेकिन अनुच्छेद 19 में संशोधन करके इस प्रकार की सुविधा को नागरिकों से छीन लिया गया। ठीक है, यही हमने क्वेश्चन नंबर अभी 9 में भी पढ़ा था कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था मौलिक अधिकार में से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे। तो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। देख लो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बात की गई, जोड़े गए। मैंने कहा था ना, संविधान में जब हम कुछ ऐड करते हैं तब उसको संशोधन किया जाता है, या कुछ निकालते हैं तो उसको संशोधन कहा जाता है, यानी कि उस प्रक्रिया को संशोधन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जोड़ा गया है। आंसर देखिए, नंबर 1 कह रहा है कि राज्य अपनी नीति का संचालन, ध्यान से देखना और एक एक वर्ड को समझाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे समझने का फेर पड़ जाएगा आप लोगों को। कह रहा है कि राज्य यानी कि सरकार, जब भी राज्य शब्द का यूज होना यानी कि सरकार, राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि बच्चों को स्वस्थ, स्वतंत्र और प्रतिष्ठापूर्ण वातावरण में अपने विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्राप्त हो। ध्यान देना, अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, एक मतलब कि नॉर्मली बात, मतलब कि आप लोग उस चीज़ को फेस करते होगे। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, सरकार ने दिया हुआ है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है वहाँ नहीं, किसी प्रकार की कोई भी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, कोई अच्छा वातावरण नहीं है, वहाँ पे जगह स्वस्थ नहीं है, कुछ भी ढंग का खास नहीं है, तो आप मुझे बताओ कोई पढ़ने जाएगा? फिर वहाँ पर पढ़ने जाएगा नहीं ना। आपने शिक्षा का अधिकार दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, और एक बहुत अच्छा काम किया है देश के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए। लेकिन अब आपका कर्तव्य बनता है कि जहाँ वो बच्चा पढ़ने के लिए जाए, जिस संस्थान में पढ़ने के लिए जाए, प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो वो स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, सही तरीके का होना चाहिए। यानी कि पहले पॉइंट में बस ये समझना है आप लोगों को कि पहले पॉइंट में आपको ये समझना है कि भैया अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार, लेकिन उनके लिए स्वस्थ, स्वच्छ, प्रतिष्ठापूर्ण वातावरण भी होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। कह रहे राज्य ऐसी कानून प्रणाली की व्यवस्था करेगा, सेकंड पॉइंट है, राज्य ऐसी कानून प्रणाली की व्यवस्था करेगा जो समाज में अवसर के आधार पर न्याय का विकास करे, अवसर के आधार पर न्याय का विकास करे। देख लो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तोड़ के ध्यान से समझना प्लीज बात को। राज्य यानी कि सरकार ऐसी कानून प्रणाली की व्यवस्था करेगा, यानी कि ऐसी कानून बनाएगा, व्यवस्था करेगा जो समाज में अवसर के आधार पर, अवसर के आधार पर न्याय का विकास करे, एग्जाम्पल के तौर पर
आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म समझ लो। जनरल ओबीसी के लिए भैया 100 रुपये 500 रुपये की फीस होती है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे जनरल ओबीसी बोला मैंने शब्द, ठीक है, मेल के लिए। फिर एससी और एसटी के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क फीस नहीं है। अब यहाँ पे दूसरी अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, फीमेल की बात करूँ, तो चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल हो, किसी भी धर्म की हो, उनको उसके लिए उस फॉर्म के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी। तो देख लो, अवसर उन लड़कियों का मिला, अवसर मिला ना, समानता का अधिकार। क्योंकि माँ बाप, बोल रहा हूँ ये शब्द, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। माँ बाप लड़की की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन लड़की के एजुकेशन के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए कम थोड़े हैं वो माँ बाप, अगर मैं कहूँ, जो खर्चा करेंगे। ना तो वो कहेंगे बस शादी करके अपना घर जाए। तो उन लड़कियों को अवसर यानी कि मौका दे रही है सरकार कि बराबरी हो, कि भैया वो अपना विकास कर सके। तभी कह रहा दूसरा पॉइंट, राज्य ऐसे कानून प्रणाली की व्यवस्था करेगा जो समाज में अवसर के आधार पर न्याय का विकास करे। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि राज्य व्यक्ति के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा। देख लो, मुफ्त, राज्य व्यक्तियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करने का क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। भैया तुम्हारी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा किसी के साथ, अब वो धन्ना सेठ आगे का अमीर आदमी, और भाई थाने चले गए, केस रजिस्टर हो गया, अब हाई कोर्ट के चक्कर कट रहे लग रहे, ठीक है। लेकिन उसके पास तो पैसा है, वो तो अच्छे से अच्छा वकील हायर कर लेगा और अपने आप को बचाने की पूरी से पूरी कोशिश करेगा। आप गरीब व्यक्ति, आप करो तो करो क्या, सरकार आपको वकील देती है, सरकार आपको आने जाने का किराया तक भी देती है कि आप न्यायालय में आओ और जो पैसे लगते हैं वो सरकार से लो और अपना न्याय प्राप्त करो। तो देखो, इस प्रकार की सुविधा सरकार मुहैया कराती है। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 4, लास्ट पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और विकास तथा देश के वन और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा। यानी कि सरकार की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि भैया मनुष्य के साथ साथ आप लोगों को इनके ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 11, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में वर्णन था। देखो, यही है नीति निर्देशक सिद्धांत कि भैया मौलिक अधिकार के साथ ये व्यवस्था भी होनी चाहिए। वह क्यों होनी चाहिए? आवश्यकता है समाज की भलाई के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा ही लेंथी है मगर सिंपल रहेगा, बड़े ही स्लो पढ़ता हुआ जाऊंगा। जहाँ समझाने वाली बात होगी तो आपको मालूम ही है, फिर तो मैं समझाने के लिए लंबा खींच देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12, अधिकार क्या है, अधिकारों के महत्व का वर्णन करो। आंसर कह रहा है कि अधिकारों का मनुष्य के जीवन में अत्यधिक महत्व है। बिल्कुल सही बात है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए तथा समाज की प्रगति के लिए अधिकारों का होना अनिवार्य है। सही बात है। अगर तुम लोग मनुष्य हो और तुम में से जो सरकार ने जो अधिकार दिए गए हैं, संविधान ने जो तुम्हें अधिकार दिए हैं, वो सारे अधिकार तुमसे अगर छीन लिए जाएं तो फिर एक जानवर में और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो अधिकार होने बहुत जरूरी है। अधिकार व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी प्रतिष्ठा, उसका कौशल सब कुछ बढ़ाता है, ठीक है। तो ये था हमारे 2 पॉइंट। अब आ जाओ आगे के पॉइंट। कह रहा है मेन कि नागरिक जीवन में अधिकारों का क्या महत्व है। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास। देख लो, अब इसे समझाने वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा
कह रहा है कि जिस प्रकार एक पौधे के विकास के लिए या पौधे को विकास के लिए धूप, पानी, मिट्टी, हवा की जरूरत होती है, उसी तरह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकारों की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जैसे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार आदि। बहुत ही सिंपल था, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, चाहे दूसरी वीडियो बनानी पड़े, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अधिकार समाज के विकास का साधन है। अधिकार समाज के विकास का साधन है। समाज का विकास, समाज में रहता कौन है? लोगों को क्या मिले हैं? अधिकार। अधिकार मिलने से वो लोग क्या हो रहे हैं? उन्होंने अपने कौशल, व्यक्तित्व को बढ़ाया है, समझदार हुए हैं। और एक समाज के जब नागरिक समझदार होते हैं तो ऑटोमेटिकली कहते नहीं कि बेटा पढ़ेगा तो माँ बाप का नाम रोशन करेगा। अरे माँ बाप के साथ साथ उस समाज का भी नाम रोशन करेगा। तुम लोगों ने सुना होगा, अरे हरियाणा की बेटी है। किसकी? हरियाणा की बेटी। माँ बाप का तो नाम उसने रोशन किया ही किया, हरियाणा का नाम भी रोशन किया। यानी कि समाज के अंदर जितने शिक्षित व्यक्ति रहेंगे उस समाज का क्या होगा? विकास होगा। तो यहाँ समझाने वाली बात थी, लंबा किया, समझाया। आंसर देखिए, क्या एक्सप्लेन कह रहे हैं कि व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है। यदि अधिकारों की प्राप्ति से व्यक्तित्व का विकास हो सकता है तो सामाजिक विकास भी अपने आप या स्वयं हो जाता है। इसलिए अधिकार समाज के लिए विकास का क्या है? साधन है। देखा, अगर व्यक्ति शिक्षित है तो समाज का भी विकास अपने आप हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि अधिकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। प्रत्येक राज्य की सफलता उसके अधिकारों पर निर्भर करती है। उसके अधिकारों पर निर्भर करती है। जिस राज्य के नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे और अपने कर्तव्य का सही तरह पालन नहीं करेंगे, उस राज्य की योजनाएं क्या हो जाएंगी? असफल होंगी। देखा, जागरूक होना बहुत जरूरी है आप लोगों को। भाई देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, हमारी सरकार लोगों के लिए किस प्रकार के रूल रेगुलेशंस लागू कर रही है, किस रूल रेगुलेशन में लोगों को क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन सी स्कीम्स निकल रही हैं, उन बात की नॉलेज होनी आपको चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर आप वहाँ पे गलत हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 कह रहे सरकार की निरंकुशता पर प्रतिबंध। निरंकुशता पर प्रतिबंध कह रहे अधिकार सरकार को नियंत्रित करके रखती है तथा उसे निरंकुश नहीं बनने देती। यानी कि जब जनता जानकार होगी, जनता ज्ञानी होगी, जनता को नॉलेज होगी अपने अधिकारों के बारे में, अपने रूल रेगुलेशंस के बारे में, तो सत्ता में बैठी हुई सरकार उसका किसी प्रकार से शोषण नहीं कर सकती। यानी कि शोषण उसी व्यक्ति का होता है, याद रखना, जो जानकार नहीं होता। आप सामान लेने जा रहे हो, कुछ खरीदने के लिए जा रहे हो, आपको नॉलेज नहीं है, सामने वाले ने आपको लूट लिया, तो शोषण ही तो किया आपका, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी। यहाँ पे इसलिए कह रहा है, इसलिए बात कह रहा है कि आप जागरूक रहें। तो जागरूक रहेंगे तो वही सरकार निरंकुश नहीं बन पाएगी। निरंकुश यानी कि गलत नहीं कर पाएगी हमारे साथ। पॉइंट नंबर 5 एंड 6, 7 3 पॉइंट के साथ खत्म होने वाला है ये पूरा का पूरा चैप्टर। बड़े छोटे छोटे कानून के शासन की स्थापना कह रहा है कि अधिकार समाज में कानून के शासन की स्थापना में सहायक होते हैं। अधिकार समाज में अधिकार मिले हैं जिससे समाज में कानून के शासन की स्थापना में सहायक होते हैं। पॉइंट 6 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यक बहुत से बच्चे, अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसे बच्चे जिनको बहुत सारे शब्दों का मतलब नहीं मालूम, तो अभी किसी बच्चे को मालूम होगा अल्पसंख्यक का मतलब, किसी का नहीं मालूम, तो मुझे साथ में लेके चलना है सबको। अल्पसंख्यक का मतलब संख्या में कम बच्चों, जिसकी संख्या कम होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं जिसमें से 80 बच्चे लड़के हैं और 20 क्या हैं? लड़कियां। तो अगर हम कहें कि उस क्लास के अंदर अल्पसंख्यक संख्या में कम कौन है, तो लड़कियां हैं। तो उसी तरीके से कि अल्पसंख्यक जो वर्ड यूज़ किया जाता है धार्मिक लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि सिख, जैन, पारसी,
ये क्या है? अल्पसंख्यक। जनसंख्या में क्या है? बहुत कम है। ठीक है, तो कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, कह रहा है कि अधिकार समाज में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। एंड पॉइंट नंबर 7 एंड लास्ट कह रहा है कि लोकतांत्रिक समाज, अधिकार में लोकतांत्रिक समाज की स्थापना में सहायक होते हैं। अधिकार लोकतांत्रिक समाज की स्थापना में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। लोगों को अधिकारों के बारे में मालूम है तो क्या हुआ? लोकतांत्रिक समाज का जन्म हुआ, उसकी स्थापना हुई, उसमें क्या है? वो सहायक होते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी किसी को किसी चीज़ का डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकता है। इसी को स्क्रॉल करते हुए मैं आपको बता दूं कि अगर कोई नोट्स परचेज करना चाहता है, बहुत ही कम कीमत रखी है फर्स्ट टर्म की, बहुत ही कम, जिससे कि आपको फर्स्ट टर्म के जो 7 चैप्टर हैं 199 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगे। PDF आपके व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दूंगा। ये सारे क्वेश्चन वैसे मैं करवा भी रहा हूँ। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो उसको वो सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि चैप्टर नंबर 3 में। उसमें भी मैं इसी तरीके से स्टार्ट करूँगा कि क्योंकि दिन बहुत कम है, आज तारीख हो गई 19 अगस्त, अब 15 सितंबर से तुम्हारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आगे के जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो इसी तरीके से कराऊंगा कि एक एक चैप्टर, एक वीडियो के अंदर 4 से 5 क्वेश्चंस मैं कवर करूं, और साइड छोटी छोटी जो रील्स बना के आप लोगों को समझाता जाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।